नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के ताज होटल में आयोजित झारखंड इन्वेस्टर्स मीट का आज आखिरी दिन है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का लोकार्पण किया। मौके पर झारखंड सरकार के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस समारोह में देश के बड़े औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत वस्त्र एवं परिधान, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक वाहन, एग्रो फूड एवं मीट प्रोसेसिंग, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और निर्माण उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र को शामिल किया गया। इसके अलावा पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, स्टार्टअप, अक्षय ऊर्जा, आईटी एवं आईटीईएस, तकनीकी एवं शिक्षण संस्थान प्राथमिकता वाले क्षेत्र में भी शामिल किए गए हैं। निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत 5 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 1 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य है। कई स्वीकृतियां प्रदान की गई। मुझे लगता है कि हम लोग जिस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार प्रदेश ले रहा है। उसमें आप सब लोगों की जो भूमिका है निश्चित रूप से काफी सराहनीय है। इसके लिए आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं। हमारी सरकार पूरी तरीके से राज्य में रोजगार सृजन करने के लिए उद्योग का जो मार्ग प्रशस्त करने जा रही है उसमें आपका सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहती है। आपका सहयोग लेकर और वहां के संसाधनों का हम सदुपयोग करते हुए एक बड़े पैमाने पर झारखंड को अग्रणी राज्य के पायदान में ले जाने का प्रयास हमारा है। इसलिए आप सब लोगों का सहयोग भी निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है। इसलिए बातें तो बहुत है लेकिन ये अभी शुरुआत है, पहला कदम है ये हम लोगों का और उम्मीद करते हैं कि ये कदम अब रुकेगा नहीं। और इस वक्त हमारे साथ झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार जुड़े हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। मनोज, झारखंड में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2021 का लोकार्पण हुआ है और इन्वेस्टर्स मीट दिल्ली में चल रहा है, आज आखिरी दिन है। तो उद्योग को लेकर झारखंड सरकार गंभीरता दिखा रही है, कितना असर इसका आने वाले दिनों में मिल सकता है? देखिए अमित, अगर हम बात करेंगे आज के इस जो औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का जो लोकार्पण हुआ है उसके विषय में अगर हम बात करेंगे तो सीधी तौर पे बता दें कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि यह केवल एक सरकारी दस्तावेज नहीं है बल्कि राज्य में औद्योगिक विकास को लेकर के सरकार का संकल्प पत्र है। एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में हर हालत में, हर स्थिति में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा और इसको लेकर के सरकार की तरफ से जो औद्योगिक घराने हैं, जो औद्योगिक इकाइयां हैं, उनके स्थापना को लेकर के बहुत सारी सहूलियतें दी जा रही हैं। तो एक तरह से अगर कहा जाए तो सरकार ने कई सेक्टरों में बांटा है, प्राइमरी सेक्टर में बांटा है, सेकेंडरी सेक्टर में बांटा है और उनमें तरह तरह की छूट दी है। जो औद्योगिक घराने हैं वो चाहे तो इन सारे चीजों को लेकर के यहाँ पे अपने उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। अगर हम कहें प्राइमरी अगर कोर एरिया की बात करें तो वस्त्र है, परिधान है, ऑटोमोबाइल है, ऑटो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक वाहन है, एग्रो फूड प्रोसेसिंग है, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, निर्माण का जो क्षेत्र है इसको इन्होंने प्राइमरी ये में रखा है। और उसके अलावे पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्र जो है, आईटी जैसे क्षेत्र को भी इन्होंने अपने एजेंडा में शामिल किया है जहां पे निवेश को प्रोत्साहित किया जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो उसका पूरा खाका जो है 2 दिनों के इस इन्वेस्टर्स मीट में वहां पे रखा गया है। औद्योगिक जो प्रतिनिधि वहां पे मौजूद थे, तमाम बड़े घरानों के लोग, बात चाहे टाटा मोटर्स की कर ले, टाटा स्टील की कर ले, हुंडई की कर ले, मेदांता की कर ले, इन सारे ग्रुप्स के लोग वहां पे मौजूद थे और उन सारे लोगों के सामने किया गया है। आज अगर हम बात करेंगे, आज दूसरे दिन
10,000 करोड़ से अधिक का जो है एमओयू साइन हुआ है, जो विभिन्न कंपनियों के साथ में हुआ है। टाटा स्टील ने 3,000 करोड़ रुपए यहाँ लगाने के लिए अपनी सहमति दी है और उसको लेकर के एमओयू राज्य सरकार के साथ की है। आधुनिक ग्रुप ने 1,900 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल पार्क में लगाने की बात कही है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो डालमिया ने 750 करोड़ से अधिक रुपए इन्वेस्ट करने की बात कही। तो एक तरह से कहा जाए, जो इन्वेस्ट को लेकर के जो तमाम औद्योगिक घराने हैं उनको आकर्षित करने के लिए यहाँ पे तमाम चीजें जो हैं। जी बिल्कुल मनोज, यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है और हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर इन्वेस्टर्स मीट के दौरान ये कहा कि उद्योग नीति बनाई गई है और उद्योगपतियों का यहाँ स्वागत है, उद्योग का स्वागत है, झारखंड स्वागत करने के लिए तैयार है और कई तरीके की सुविधाएं दी गई। 50% पर भूमि उपलब्ध कराने की भी बात की गई। इसके अलावा और कौन कौन सी मोटे तौर पर छूट देने की बात हुई है आज इस मीट में? झारखंड के इतिहास को देखें तो औद्योगिक घरानों को यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए पहले भी जो सरकारें रही हैं उनके तरफ से कई प्रयास किए गए, कई एमओयू हुए, लेकिन वो सारे के सारे एमओयू जो है धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। तो उन गलतियों से सबक लेते हुए सरकार ने उन खामियों को दूर करने का प्रयास किया इस नई औद्योगिक नीति में, ताकि जो जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है एमओयू करने के बाद भी यहाँ पे नहीं आते थे, वो उन कमियों को, उन खामियों को, उनके सुझावों को इसमें शामिल करते हुए नई पॉलिसी बनाई गई है, ताकि इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह की परेशानी ना हो यहाँ अपने उद्योग को, धंधे को खड़ा करने में। यहाँ पे जमीन जो है, जो सबसे मुश्किल काम होता है, वो आसानी से उपलब्ध कराने के लिए आधे दर पे, सब्सिडी रेट पे देने की बात कही गई है। इसके अलावे टैक्स, जीएसटी की बात हो, रोड टैक्स की बात हो, इन सारी चीजों को लेकर के भी एक बड़ी छूट का सरकार की तरफ से भरोसा दिलाया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो किसी भी इंडस्ट्रीज को स्मूथली चलाने के लिए सुरक्षा एक बड़ी शर्त होती है। मुख्यमंत्री ने उसका भी भरोसा दिलाया है और मुख्यमंत्री ने स्वयं सारे लोगों से, जितने भी औद्योगिक घराने के प्रतिनिधि थे उनसे बात की है और हर वो सुविधा देने की बात कही है। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उनके जो तमाम कागजी कार्रवाई है उसको जल्द से जल्द पूरा करने का भी। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका। तो मनोज इस वक्त हमारे साथ झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर जुड़े थे, बता रहे थे कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हेमंत सोरेन जो उद्योगपति हैं, जो उद्योग हैं लगाने वाले, उनको किस तरह से आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और नई उद्योग नीति 2021 का लोकार्पण आज किया गया और इसके बाद कई तरीके के इन्वेस्टमेंट को लेकर एमओयू साइन हुआ और झारखंड सरकार लगातार कैसे उद्योग को बढ़ावा दे इस पर विचार करने की कोशिश कैसे कर रहे हैं, इसका वहां पर इसको उजागर किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजेश ठाकुर शनिवार की दोपहर करीब 1:45 बजे नई दिल्ली से रांची एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। उनके साथ सभी 4 कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर भी आए। एयरपोर्ट पर मंत्री बादल पत्रलेख ने इन नेताओं की अगुवाई की। सबको फूल देकर स्वागत किया गया। स्वागत करने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी अधिक थी कि एयरपोर्ट पर काफी लंबा जाम लग गया। हवाई अड्डे से लेकर कांग्रेस भवन तक उनके स्वागत की पुरजोर तैयारी की गई है। हवाई अड्डे से वह बिरसा चौक और गोड़ा चौक गाड़ी खाना होते हुए मोराबादी बापू वाटिका गए। वहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद कचहरी चौक से होते हुए कांग्रेस भवन पहुंचे और स्वागत समारोह में शामिल हुए। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजेश ठाकुर जब शनिवार को दिल्ली से वापस आए तो कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा था एयरपोर्ट पर और भारी संख्या में कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए तैयार थे। उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी आए थे और सभी का स्वागत वहां पर किया गया और मंत्री बादल पत्रलेख ने सबका स्वागत किया। इसके साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता वहां मौजूद थे।
जमशेदपुर में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सभागार में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे, जहां उद्यमी और व्यवसायियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं मंत्री ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने कच्चे माल का निर्यात इसलिए बंद किया है ताकि देश की औद्योगिक इकाइयों, खासकर छोटे सेक्टर से कच्चा माल मिलता रहे और उनके उत्पादन में किसी तरह की कमी ना हो। तरक्की के लिए विकास में अगर योगदान है, परंतु दूसरी तरफ है ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो ओनर्स हैं माइंस के क्षेत्र में जहाँ भी हो, आज हमारे यहाँ हम सेल की हम बात करते हैं, हमारे एनएमडीसी की हम बात करते हैं कि सारे जितने भी माइंस सेक्टर्स हैं लगभग राज्य सरकारों को ये डिसाइड करना है ये ऑक्शन के बारे में क्या उनकी परिस्थिति है, उसके बारे में मैं यहाँ भी मेरी मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई। हमने उड़ीसा भी बात की, छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत तौर से भी मैंने वहाँ भी बात किया, जहाँ जहाँ से अभी हमको माइंस के बारे में संकट आ रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम लगातार बात कर रहे हैं। जमशेदपुर में मारवाड़ी युवा मंच सुरभि शाखा द्वारा कन्या भ्रूण हत्या पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने उपस्थित लोगों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि बड़े गर्व की बात है कि महिलाएं कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ खुलकर सड़क पर हैं और कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है। और बात रांची पुलिस की करेंगे। रांची पुलिस अब हाईटेक तरीके से जेल से बाहर निकलने वाले अपराधियों पर नजर रखेगी। विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए वैसे तमाम अपराधियों की लिस्ट पुलिस ने तैयार की है, जिसे एक क्लिक कर कहीं भी देखा जा सकता है। रांची के सिटी एसपी सौरभ की पहल पर यह एप्लीकेशन तैयार किया गया है, जिसमें तमाम बड़े से लेकर छोटे अपराधियों की जानकारी और उनके किए गए अपराधों का विवरण उपलब्ध होगा। रांची के सिटी एसपी सौरभ ने बताया कि सीआईडी के जरिए पूर्व में एक OCCIS नाम का सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था। उसी में उन्होंने कुछ परिवर्तन कर अपराधियों का डेटा कलेक्ट करने के लिए एक दूसरा सॉफ्टवेयर भी डेवलप करवाया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा कि राजधानी में कितने क्रिमिनल चार्जशीटेड हैं, कितने क्रिमिनल जेल से हाल में छूटे हैं, खासकर डेटा से किस किस थाना क्षेत्र में किस तरह के अपराधी रहते हैं और किस तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं, वो जानने में बेहद सहूलियत होगी। झारखंड पुलिस द्वारा पूर्व में सीआईडी द्वारा एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया था OCCIS, उसी में हम लोग कुछ चेंजेस करके उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके, यह पता चल सके हर थाना वाइज कि कितने क्रिमिनल उनके यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम में चार्जशीटेड हुए हैं या जेल से छूटे हुए हैं, या फिर कितने कांड हैं जो कि अनुसंधान अंतर्गत हैं, या फिर कितने कांड हैं जिनका उद्भेदन नहीं हो पाया, कितने कांड हैं जो कि आरोपित किए जा चुके हैं। मूल रूप से संपत्ति मूलक जितने भी कांड हैं उनके एनालिसिस के लिए एक तो उनका क्राइम का पैटर्न एनालिसिस और दूसरा उसके जो आरोप पत्रित अभियुक्त हैं उनके सत्यापन, इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये पूरे जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ चेंजेस कराए गए हैं। और इसके साथ ही एक और एप्लीकेशन है जो कि पहले से चला आ रहा है यहाँ पे, CPMS कोर्ट प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें हम लोगों ने एक नया मॉड्यूल ऐड किया है जिसमें कि अपराधियों का सत्यापन जिससे कि किया जा सके। इसमें और इस वक्त संवाददाता नैयर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो नैयर, रांची पुलिस हाईटेक होगी और एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर का इजाद वहां किया गया है, कितना आसान होगा अपराधियों पर नकेल कसना इस सॉफ्टवेयर से? देखिए, यह इंटरपेरोवल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जो ये केंद्र की योजना है और यह विभिन्न जस्टिस जो सिस्टम है उस कड़ियों को जोड़ती है, जिसमें कोर्ट, पुलिस, जेल और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इन सभी को एक जगह किया गया है और एक जगह कर उसे लोड किया गया है कि कोई भी क्रिमिनल का नाम अगर दे दिया जाए तो उसका क्या उस पर संगीन आरोप क्या है, उस पर कितना चार्जशीट लगा हुआ है और किन अपराध पे वो जेल पर है, वो कब छूटा, यानी कि सारी जो जानकारी है एक क्लिक करने के बाद पुलिसकर्मी को मिल जाएगी। इससे यह फायदा होगा कि पुलिसकर्मी कभी कोर्ट का हमेशा चक्कर लगाते हैं वो लगाना नहीं पड़ेगा। ये पुलिस के लिए बहुत
बड़ी हाईटेक एक तरह से कह सकते हैं कि हाईटेक मशीन आ गई है। इससे पुलिस को चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, दूसरे स्टेट जाना नहीं पड़ेगा, जो कि किसी केस के सिलसिले में दूसरे स्टेट जाना पड़ता था, वहां परमिशन लेना पड़ता था गिरफ्तारी के लिए। इस तरह का मामला नहीं रहेगा। वो एक क्लिक से वो क्रिमिनल का मालूम चलेगा कि उस पर क्या आरोप है, क्या संगीन आरोप है और कोर्ट उसको बेल दी है कि नहीं। यहाँ तक कि जेल से छूटने के बाद उसकी एक्टिविटी क्या हो रही है और वो क्या काम कर रहा है, ये इस चीज पर भी फोकस की जा रही है। लेकिन इतना तय है कि इससे रांची पुलिस को बहुत छूट मिलेगी, क्योंकि रांची पुलिस अधिकतर केसों में उलझे रहने के कारण गश्ती नहीं कर पाती थी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था रांची पुलिस के लिए। अब गश्ती नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्वों के द्वारा कहीं चोरी की घटना कर ली जाती थी, कहीं गोली चलाने की घटना कर दी जाती थी। गश्ती अगर तेज रहेगी और केस में उलझेंगे नहीं रांची की पुलिस, तो कहीं ना कहीं रांची पुलिस नहीं, साथों पर ये कहा जा सकता है कि कागजी कार्रवाई में ये ज्यादा अब नहीं उलझ पाएंगे, इनका काम आसान हो गया है और बेहतर पुलिसिंग हो सकेगी इससे। जी बिल्कुल। ये कोर्ट प्रोसेस मैनेजिंग सिस्टम, जिसमें बेल कब लिया जाएगा, वो उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रिमिनल का पूरा रिकॉर्ड उसमें रहेगा और कि कहीं खंगालना नहीं होगा दूसरे थाना। एक क्लिक करने पर उसका पूरा जितना आरोप है, क्या चीज चोरी है, कि ड्रग्स सप्लायर है, कि मर्डर है, यानी कि सारी जो जानकारी है एक क्लिक पर आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये रांची पुलिस के लिए बहुत साथ देने वाली। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नैयर आपका। नैयर हमारे संवाददाता बता रहे थे कि एक बेहतर सॉफ्टवेयर जो है वो रांची पुलिस ने डेवलप कराया है और निश्चित तौर पर इस सॉफ्टवेयर से अनुसंधान में जो वक्त लगता था उसमें कमी आएगी और आसान तरीकों से किसी भी अपराध का अनुसंधान हो पाएगा। अपराधी का पूरा डिटेल एक क्लिक पर मिल जाएगा। फिर करेंगे जहां विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे केंद्र पार्टी ने वर्तमान में बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया की उम्र पर फिर से सवाल उठाया है। केंद्र पार्टी ने कहा कि विधायक आलोक चौरसिया की उम्र अभी विधायक बनने योग्य नहीं है। 2014 के चुनाव में भी आलोक चौरसिया की जीत पर केंद्र पार्टी ने सवाल उठाया था, जिसको लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें आलोक चौरसिया पर लगाए गए आरोप निरस्त हुए थे। 2019 के चुनाव में फिर से आलोक चौरसिया की जीत दर्ज करने के बाद पूर्व मंत्री केंद्र पार्टी ने इसको लेकर सवाल उठाया है और बताया कि 2019 के चुनाव में भी विधायक आलोक चौरसिया का उम्र विधायक योग्य नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी, जो कि स्वीकृत हुई है और इसकी सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में होगी। वहीं विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि केंद्र पार्टी के पास कोई काम नहीं बचा है और न कभी वो अब विधायक बनने वाले हैं। 2019 और 24 में भी पूरा नहीं हुआ था जो पुराने सर्टिफिकेट थे उसके मुताबिक। तो उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि 2014 से 19 का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उसमें अब कोई भी निर्णय देना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह मामला इनफ्रक्चुअस हो चुका है। 2019 से 24 तक का कार्यकाल है। इस कार्यकाल के लिए उच्च न्यायालय फिर इंडिपेंडेंट, बिना पहले वाले निर्णय से प्रभावित हुए, इंडिपेंडेंट एविडेंसेस को देख करके और 6 महीना के अंदर एक्सपेडिशियसली इसको डिसाइड। केस में जिस तरीके से उन्होंने मुझे परेशान करने के काम किया, मुझे तकलीफ देने के काम किया है, मैं सच में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वैसे व्यक्ति को भगवान कभी न। चतरा जिले में तैनात सब इंस्पेक्टर दारोगा जी इश्क के जब गिरफ्तार हो गए तब हजारीबाग के चौक में अपनी प्रेमिका रानी कुमारी से मंदिर में विवाह चली। दारोगा दीपक और रानी दोनों बालिग हैं। दारोगा दीपक अपने ससुराल वालों के डर से अपने घर पर हजारीबाग नहीं जा पा रहे हैं। दारोगा दीपक अब अपनी पत्नी के साथ मंदिर के बाद कोर्ट में विवाह करना चाहते हैं, लेकिन वहां ससुराल वालों का पहरा लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो बोकारो में शादी करने पहुंचे। लड़की के घर वालों ने दारोगा जी के ऊपर अपहरण का मामला भी हजारीबाग में दर्ज कराया। वहीं लड़की अपने घर वालों पर दूसरी जगह जबरन शादी कराने और मारपीट का आरोप लगा रही है। हाँ करेंगे, एकदम करेंगे, हमको करवा देना। हमको मेरे घर के पास वो लोग घेरा लगा के बैठे हुए हैं, इसलिए हम इधर उधर भटक रहे हैं। अभी हम कोर्ट के चारों तरफ वो घेर लगा बैठे हुए हैं कि कहीं पहुँचे और कभी भी हम लोग मार सकते हैं। अब वो मेरे धमकी भी दिए हैं कि दोनों को बर्बाद कर देंगे। हम दोनों एक साथ 3 साल से हैं और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम एक साथ ही रहना चाहते हैं। महानायक अमिताभ बच्चन काले हीरे की नगरी धनबाद और आसनसोल के कोयला खदानों में कभी काम किया करते थे। उन्होंने फिल्म काला पत्थर के 42 वर्ष पूरे होने पर अपने इंस्टाग्राम पेज से पुरानी यादों को साझा किया। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर
फिल्म काला पत्थर के 3 पोस्टर्स को साझा किया है। तीनों पोस्टर्स में अमिताभ बच्चन अलग अलग लुक में नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पोस्ट के जरिए अपनी पहली नौकरी को भी याद किया। इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी पहली नौकरी को याद करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा कि काला पत्थर के 42 साल और मेरे निजी अनुभवों से फिल्म में कई घटनाएं हुई। जब मैंने अपनी कोलकाता की कंपनी के कोयला विभाग में काम किया, फिल्मों में शामिल होने से पहले मेरी पहली नौकरी वास्तव में मैंने धनबाद और आसनसोल की कोयला खदानों में काम किया। दरअसल अमिताभ शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर अभिनीत फिल्म काला पत्थर 24 अगस्त 1979 को रिलीज हुई थी। फिल्म चासनाला खदान हादसे पर बनी थी। खदान हादसे के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को भी दिखाया गया। दरअसल 27 दिसंबर 1975 को सेल की चासनाला खदान में दोपहर 1:30 बजे खदान में दामोदर नदी का लाखों गैलन पानी घुस गया था। 380 लोगों की जल समाधि हो गई थी। चासनाला जेम ऑफिस में तैनात होमगार्ड जवान मोहम्मद सागर और हाजरी बाबू नरेश सिंह ने बताया कि कई महीनों तक चासनाला खदान से पानी निकालने का काम हुआ। रूस और पोलैंड तक के वैज्ञानिकों ने हादसे में मदद की थी। हादसा देश के बड़े खदानों के में शुमार। फिल्म की शूटिंग की इतनी भीड़ हुआ करती थी कि संभालना पुलिस के बूते की बात नहीं थी। काला पत्थर जो फिल्म बना है वहीं पर हम लोग काम कर रहे हैं। चासनाला कोल एरिया में डीप माइन है और हम लोग देवघर के हैं और ड्यूटी चासनाला में करते हैं। हम लोग तो उदाहरण देते हैं काला पत्थर का कि भाई हम लोग तो वहीं ड्यूटी करते हैं जहाँ ये फिल्म बना है। और हम लोग जहाँ तक होता है कि काला पत्थर का पूरा हम लोग मैंने उसी को लेकर के चासनाला लेकर के ही हम लोग काला पत्थर के बारे में। पलामू के डाल्टनगंज में बिहार के नालंदा थाना का भवन देखकर काफी लोग असमंजस में हैं। दरअसल बिहार के एक चर्चित आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा के जीवन के ऊपर एक वेब सीरीज बन रही है, जिसको लेकर पलामू के जिला परिषद कार्यालय को नालंदा पुलिस स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है और यहां वेब सीरीज की शूटिंग की जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं पलामू के डाल्टनगंज स्थित जिला परिषद के कार्यालय में और आपको हम ये नज़ारा दिखाना चाहेंगे। ये जिला परिषद की जो प्रधान कार्यकारी समिति यानी जिला परिषद अध्यक्ष जिन्हें कहा जाता है, ये उनका कार्यालय है। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसको देखकर आप चौंकिएगा नहीं। ये दूसरी तस्वीर है नालंदा थाने की, जो इस ऑफिस को नालंदा थाना बनाया गया है। दरअसल एक वेब सीरीज फिल्म की जो है वो यहाँ पर शूटिंग होने वाली, जिसको लेकर तमाम जो सेट हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। और ये जो पूरी फिल्म है वो एक आईपीएस, जो बिहार कैडर के आईपीएस थे अमित लोढ़ा, उनके ऊपर जो है ये फिल्म बनाई जा रही है। और उस पूरे जिला परिषद कार्यालय को एसपी ऑफिस के रूप में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो अमूमन थानों के बाहर लिखा रहता है कि गिरफ्तार व्यक्तियों के क्या अधिकार होते हैं, वो यहाँ पर लिखा गया है, उनके वैधानिक अधिकार क्या हैं। और ये जो चैम्बर है, वो जो जिला परिषद के अध्यक्ष का जो चैम्बर हुआ करता था, उसे अब एसपी नालंदा जो अमित लोढ़ा थे उनके चैम्बर के रूप में इसको तब्दील कर दिया गया है। और ये सक्सेशन बोर्ड अगर आप देखेंगे तो 48वें नंबर पर जब 2002 में वो पलामू, वो जो नालंदा था, नालंदा के एसपी हुआ करते थे। और तमाम उनके लाइफ स्टोरीज पर, उनके पूरे इतिहास पर, उनके लाइफ स्टाइल पर ये जो फिल्म है वो बनाई जा रही है। और इस ऑफिस को, जो जिला परिषद का कार्यालय था, पूरी तरह से एसपी ऑफिस के रूप में तब्दील कर दिया गया है। आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो सेट है ये पूरे उनके लिए तैयार किया गया है। जो थानों में आपको मानचित्र मिलता है वो आप देखेंगे कि अपराध मानचित्र नालंदा थाना है, उस तरह से तैयार किया जा रहा है। और बिहार पुलिस का जो फ्लैग है वो यहाँ पर फ्लैग को स्टैब्लिश किया गया है। लेकिन अब आपको हम एक और नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि जिला परिषद के ऑफिस को जो तब्दील किया गया है, तो वर्तमान में जो जिला परिषद का जो बोर्ड है वो आपको, और उनका जो कमरा है, उनके जो टेबल हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग के लिए झारखंड सरकार ने ये परमिशन दी है और उसी के बाद से ये सारी चीज़ें जो हैं तब्दीली की गई हैं और उसके लिए इस जिला परिषद कार्यालय को नालंदा थाना के रूप में विकसित किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बोकारो में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उपायुक्तों ने बोकारो सदर अस्पताल की नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। पीएम केयर फंड से निर्मित 1000 पीस का ऑक्सीजन प्लांट बोकारो के सदर अस्पताल में स्थापित किया गया है, जिसका निरीक्षण उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने किया। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट जो लगभग पूरी तरह बनकर तैयार है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिले के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और कई दिशा निर्देश देते हुए जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट को सुचारू रूप से चालू करने का निर्देश दिया।
धनबाद के गेंदू ओपी क्षेत्र में बीसीसीएल महाप्रबंधक पर बमों से हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने आउटसोर्सिंग संचालक समझकर बम से हमला कर दिया। साथ ही मौके से 5 जिंदा बम भी बरामद किए गए। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे एएसपी मनोज स्वर्ग्यारी और जांच में जुट गए हैं। घटना के बाद बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी हिलटॉप हाईराइज प्रबंधक संतोष यादव ने गेंदू में ओपी में अपराधियों पर मामला दर्ज कराया है और सुरक्षा की गुहार लगाई है। आउटसोर्सिंग कंपनियों से रंगदारी का मामला बताया जा रहा है। अभी सूचना प्राप्त हुई है और जहां तक बमबारी का प्रश्न है तो आरंभिक जो हम लोगों की छानबीन है उसमें एक जो 4-5 जो भी तथाकथित जो बम मिले हैं वो सुतली हैं, सुतली जो लपेट करके फेंका गया। अभी वो बम और इस वक्त फोन पे कन्हैया हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कन्हैया, वहां पर बम से हमला की बात कही जा रही है, क्या ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दें कि ये पूरा मामला जो है गोंदूडी ओपी क्षेत्र का है, जहां पे जो हिलटॉप हाई राइज आउटसोर्सिंग कंपनी है उसके प्रबंधक पे बमों से हमला करने की साजिश थी। लेकिन इस दौरान जो है वहां से जो बीसीसीएल के एजेंट हैं वो गुजर रहे थे जो इसके शिकार हो गए, लेकिन वो बाल इस बमों से बच गया है। लेकिन जो वहां से पुलिस वहां पहुंचकर जो है 5 जिंदा बम जो है वो बरामद की है और उसको निष्क्रिय किया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो एएसपी है वो वहां घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर किन कारणों से जो है ये बमबाजी की गई है। जी चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कन्हैया संवाददाता इस वक्त हमें बता रहे थे कि बम से हमला किया गया बीसीसीएल महाप्रबंधक जो आउटसोर्सिंग कंपनी के हैं उन पर, और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और जांच में जुटी हुई है। तो अपन झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।